सामान्य विशेष चैतन्य वर्णन टिप्पणी 155। प्रश्न है, जागृतादि अवस्थाओं की संधियों का प्रकाशक, वृत्तियों की संधियों का प्रकाशक, अंगूठे के अग्रभाग का प्रकाशक सामान्य चैतन्य है। इसको कैसे समझें? क्या प्रयत्न करें कि जागृत आदि अवस्था और वृत्तियों के संधि काल को समझ सकें। संधि कहते हैं ज्वाइनिंग, अ पॉइंट वेयर when something joins is called the संधि। जैसे रात जा रही है, सुबह आ रही है, तो ये जो प्रातः काल का समय है, किसी एक पॉइंट पर वो जोड़ है जिसमें रात खत्म हो जाती है और दिन शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जब शाम के समय पर दिन खत्म होता है और रात्रि शुरू होती है, तो संधि मतलब वो जॉइनिंग पॉइंट जहां पर जाकर के एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। सनातन रीति में दो समय संध्या का विधान दिया गया है। तो ब्राह्मण जो है उसको ये नियम होता है, जो ब्रह्मचारी है उसको भी ये नियम होता है कि दोनों संधियों में, सुबह की और शाम की, इन दो संधि कालों में वो बैठ करके संध्या वंदन करे, जिसमें कुछ पूजा भी है, मंत्र भी है, प्राणायाम भी है, तीनों चीजें होती हैं। संधि काल के महत्व को हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इसलिए जब रात जा रही है और सुबह आ रही है, वो संधि काल, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं, वो बहुत कीमती है। बिकॉज देर इज अ बिग चेंज हैपनिंग इन द नेचर and a similar change is going to occur in your mind and in your body too। ये चेंज जो आता है, एक समझो द्वार खुलता है, एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है, जिस पॉसिबिलिटी में हम कुछ कर सकते हैं। ये जो चेंज आ रहा है, वो चेंज, सत्य तो ये है, सिर्फ बाहर नहीं होता है, वो आपके शरीर में भी होता है, वह आपकी श्वास में भी होता है, और वो आपके मन पर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आप अपने शरीर से, अपने ही मन से, अपने ही प्राण से बिल्कुल कटे हुए जीते हो। अगर मैं ये कहूँ कि शरीर का उपयोग सिर्फ खाने पीने, सोने, भोगने से अलावा आप तीसरा क्या करते हो? तो अधिक समय आपका, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ समय, तो वो आपका कमाने में जाता है, फिर आपका सोने में जाता है, फिर आपका खाने पीने में जाता है, और इसी के बीच में आपकी ग्रोसरी शॉपिंग, आपके किचन की ज़रूरियात, आपके कपड़ों की, आपके जितना भी समझ लो बाजार का आपका चक्कर है, वो सारा उसमें लग। मैक्सिमम टाइम जो है वह आप धन अर्जित करने में लगाते हैं। फिर 2 नंबर का समय आपका नींद में जाता है, तीसरा आपके भोजन में जाता है, पकाने और फिर खाने। और फिर इस दौड़ भाग के फलस्वरूप जो शरीर में टूट फूट हो जाती है, जो रोग बन जाते हैं, फिर उन रोगों के लिए डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, केमिस्ट के चक्कर। तो आप अपने शरीर का उपयोग एक्चुअली शरीर को नष्ट करने में अधिक करते। उपनिषद में एक श्लोक आता है कि हम सोचते हैं कि हमने भोगों को भोगा, पर सत्य यह है कि भोगों ने तुम्हें भोग लिया। ज्यादा खाते रहने से तुम्हारे दांत घिसे, ज्यादा खाने से तुम्हारी आंतें खराब हो जाती हैं, ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठ के या कुछ भी देखते रहने से आपकी आंखें खराब होती हैं, ज्यादा सुनते रहने से आपकी जो श्रवण शक्ति है वह आपकी कम होती है, दिमाग से ज्यादा दुनिया का सोच करने के कारण
आपकी ऊर्जा का नाश होता है, तो आप शरीर के द्वारा क्या भोगों को भोग रहे हैं, या हम ये कहें कि शरीर के द्वारा शरीर को ही नष्ट करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, चीन की है ये। चीन में एक ज़ेन मास्टर, एक बौद्ध गुरु जो है, जो कि एक माने बौद्ध की जो साधनाएं हैं वो तो कराते ही, पर साथ में मार्शल आर्ट भी कराते हैं, और बहुत सारे डिसिप्लिन पर जोर दिया जाता है कि यू हैव टू कीप द डिसिप्लिन, खाना पीना, कराटे, प्राणायाम, ये सब चीज़ों के ऊपर। आज भी माने सरप्राइजिंग थिंग, आज भी चाइना के लियोंग शहर में सबसे बड़ी मोनास्ट्री है, जहाँ पर मैं निमंत्रित थी, मैं गई वहाँ पर। आज भी वहाँ 25,000 जो बच्चे हैं वो वहाँ पर दाखिल हैं, पढ़ते हैं, पर साथ में उनकी मेजरली जो है वो शाओलिन ट्रेनिंग जो है वो होती। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू गो। तो ऐसे गुरु के पास उनका एक स्टूडेंट गया और उसने कहा कि मेरी शादी हो रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी एक नया सेक्टर जिंदगी का शुरू हो रहा है, तो मेरी जो फिजिकल इंटरेक्शन है अपनी पत्नी के साथ वो कितनी हो, हाउ शुड बी द टाइमिंग और द स्केड्यूलिंग ऑफ द इंटीमेसी विच आई विल हैव विद माय वाइफ। तो गुरु ने कहा साल में एक बार। ये तो संभव नहीं। फिर उन्होंने कहा 6 महीने में एक बार। ये भी संभव नहीं है। स्टूडेंट ने कहा क्या इसका थोड़ा और टाइम पीरियड, अगर हर महीने रहे तो। गुरु कहते फिर घर जाते हुए अपना कफन खरीदते हुए जाना। The seminal loss was seen as a very big loss. Allopathy doesn't agree to it. I know that. But allopathy बहुत recent चीज है। ज्यादा से ज्यादा कहूं तो 350 वर्ष पुरानी है, इससे ज्यादा तो है नहीं। भारत के मनीषियों और ऋषियों की जो खोज है जीवन के संबंध में बहुत गहरी है और बहुत प्राचीन है। तो इनको थोड़ा समय लगेगा बहुत सी चीजों को समझने के लिए। आप सोचिए कि पुरुष के सीमन में इतनी ताकत है कि वो अपने ही जैसे, तो इज इट दैट फ्लूइड विच इज गिविंग द बर्थ, और देयर इज समथिंग एल्स आल्सो फंक्शनिंग इन दैट फ्लूइड, जिसे हम आयुर्वेद में ओजस कहते हैं। वो ओजस काम जो कर रहा है, मोटे तौर पे बहुत लूजली कहें तो हम कह देंगे एनर्जी, बट वो खाली एनर्जी नहीं है। तो उस बौद्ध गुरु का ये कहना था कि अगर तुम हर महीने का सोच रहे हो तो फिर कफन भी खरीद लेना। और ये कहानी कोई 500-100 साल पुरानी है। और आज के मनुष्य को अगर हम देखें और ये कहानी उसको कहे तो वो कहेगा कि उसका भी दिमाग खराब था जिसने ये बात बोली, और जो इस बात को सत्य मानते हैं वो भी कोई अक्लमंद लोग नहीं। क्योंकि कितना अधिक भोग सके, इसीलिए तो वो अपने बल, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, क्योंकि जिंदगी का परम सुख तो इसी में दिख रहा है, और तो कहीं है भी नहीं उनके लिए। तो शरीर का उपयोग भोग के लिए हो, और शरीर की जो फंक्शनिंग है अगर आप उसको नहीं समझते हैं, ये शरीर किस प्राण से चलता है, प्राण उदान व्यान समान, हाउ दे फंक्शन इनसाइड, व्हाट इज प्रोपेलिंग द डायफ्राम टू मूव डाउनवर्ड, which creates the negative pressure, because of which the air goes in through your nasal passage and through the windpipe into the lungs. What is that pressure which is moving the diaphragm, which is moving the lungs?
किसने ये त्वरा, जरूरत और मैकेनिज्म बनाया, और फिर लेते ही नहीं, छोड़ते भी हैं। तो छोड़ने में भी एक मैकेनिज्म चलता है। आपका हृदय धड़कता है, आपके रक्त में प्रवाह है, मूवमेंट है। जो कम हो जाए तो हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ज्यादा देखते हैं जिसे सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बन रहा है, इस प्रेशर को कौन बना रहा है? What is making this function? What is making these organs, whether the respiratory or whether the excretory or whether circulatory or whether it is your heart or your brain or your hormones? So actually सच तो यह है कि हमें लगता है तो डॉक्टरों का काम है, हमारा थोड़ी काम है। पर शरीर तुम्हारा है, जी तुम रहे हो इस शरीर के साथ, तो इसमें क्या हो रहा है, इट शुड बी योर इंटरेस्ट। शरीर में क्या चेंजेस आती हैं? सुबह जब रात जा रही है और सुबह आ रही है, ख्याल करना उस समय पर सिर्फ बाहर ही चेंज नहीं होता, आपके श्वास में भी चेंज हो जाता है। बाहर की ऋतु, क्लाइमेट और समय के साथ आपका एग्जैक्ट वही चेंज आपकी रेस्पिरेशन में आता है। मैंने पहले एक बार जिक्र किया है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का, और वो सूर्य चंद्र नाड़ी की जो स्विचिंग है वो इसी संधि काल में होती। सूर्य से चंद्र या चंद्र से स्वर, सूर्य का एक्टिव होगा, और इस चेंज के बीच में कोई 10 से 15 श्वास जो है वो बराबर दोनों नासा छिद्रों से इक्वल फ्लो के साथ चलता है। और ये जब इक्वल फ्लो चलता है, योग के अनुसार ये वो समय है जब आपकी सुषुम्ना जागृत होती। ये जो संधि काल है, वो जो 10 से 15 श्वास चलते हैं, जिसे हम समस्वर कहते हैं, वह समस्वर वक्त है ध्यान का, क्योंकि इससे उत्तम कोई वक्त हो नहीं सकता। हालांकि ये स्वर बदलने का जो कार्यक्रम है, यह हर 90 मिनट पे हो रहा है, हर 90 मिनट पर यह चेंज हो रहा है। आपका एक स्वर, आपका एक जो नेजल फ्लो है वो ज्यादा फोर्सफुल होता है। मैं फ्लो के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। राइट का जो फ्लो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, लेफ्ट वाला सबड्यूड होगा। ये हुई सूर्य नाड़ी। और जब लेफ्ट बहुत प्रोमिनेंट हो, मोटा फ्लो हवा का चले नास में, और दायां वाला जो थोड़ा सा वो बंद होता है, तो इसको हम चंद्र स्वर बोलते हैं। और जब दोनों एक साथ चले तो इसे हम समस्वर कहते हैं। तो ये 3 स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, समस्वर, इस संधि काल में तो बदलते ही हैं, हर 90 मिनट पर बदल रहे। अब इस संधि काल को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उस संधि में क्या घटित होता है वो उससे आप कैसे जानेंगे, और उसका क्या फर्क आपके मन पर आता है ये कैसे जानेंगे? तो एक होमवर्क देते हैं तुम्हें तो सर, आज पूरे दिन हर 90 मिनट पर अपनी श्वास को चेक करो, एक डायरी मेंटेन करो, कौन सा स्वर एक्टिव है। अब ये कौन सा स्वर एक्टिव देखने के लिए फिर उतनी चेतना भी तो होनी चाहिए ना, कि आप बिना नाक पे ऐसे उंगली रखे या नाक के आगे उंगली रखे आप उसको महसूस कर सकें कि आपका कौन सा स्वर इस समय एक्टिव है। ये आना चाहिए। तो ये सब चीजें ना अभ्यास की हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं, अब नाड़ी शोधन के लिए जब आप बैठते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप कर रहे हैं, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कर रहे हैं, बट ये अल्टरनेटिव ब्रीदिंग आप बिना हाथ की मुद्रा बनाए क्या कर सकेंगे? और अगर उत्तर है नहीं, तो फिर ये बारीक चीजें आपके समझ, आपकी हाथ से दूर हैं। ये फिर
कितना अभ्यास होना चाहिए। जैसे एक संगीतकार सुरों को समझता है, तो ये सा कम लगा है, कई बार कहते चढ़ा है, कई बार कहेंगे सा उतर गया है, स्वर सही नहीं लगा। स्वरों में भी श्रुतियां होती, स्वर की फर्दर डिवीजन हो जाती। बोले श्रुतियों की पकड़ होनी चाहिए, जिसे श्रुतियों की पकड़ हो वो सही संगीतकार होता। सिर्फ स्वर सच्चा लगाने वाला संगीतकार नहीं होता। क्या बारीकी है इसमें। तो 6 से 8 घंटे जो तानपुरे के साथ रोज अभ्यास करे, वो धीरे धीरे इन श्रुतियों की समझ करने लगता है, नॉट बिफोर दैट। तो अगर एक सुर की समझ करने के लिए 6 से 8 घंटे का अभ्यास चाहिए, तो आपके श्वास की गति और चाल को समझने के लिए क्या 6 घंटे का अभ्यास नहीं चाहिए? अब अध्यात्म लोगों ने सोच रखा है कि गुरुजी बोलते रहें और चेला जी बैठ के सुनते रहें, लो जी हो गया सत्संग। इसको सत्संग नहीं कहते। सुबह आधा घंटा किसी हमारे ट्रैक के साथ कुछ कीर्तन या थोड़ा ब्रीदिंग टेक्निक्स थोड़ी कर ली, उन्हें लगता हमने बड़ी साधना कर ली आज तो। दैट्स नॉट फेयर। सो ये विषय अपने आप में योग के अंतर्गत आता है, और इस समय मैं उसका उतना ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहूँगी, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले आप जब संधि काल जो शरीर में घटित हो रहा है आप उसको पकड़ते हैं, तो फिर प्रकृति में जो संधि काल घटित हो रहे हैं, फिर उन संधि कालों के प्रति आप जागरूक होने लग जाते हैं। इसलिए दुनिया का कोई मजहब हो, संप्रदाय हो, सब में सुबह जल्दी जागने की हिदायत दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है। जैसे गुरुद्वारे में सुबह की जो सेवा शुरू होती है, वो शुरू होती है करीब 3:30 बजे। आशा दीवार का कीर्तन करीब कितने 4:30 they'll begin it। देन शाम को रहरास का टाइम, क्या संधि काल हो गया, जहाँ वो शाम पढ़नी शुरू हुई वह टाइम है जहाँ वो बैठ के पाठ पढ़ रहे हैं। पर क्या वो सिर्फ पाठ पढ़ने का समय था या उससे कुछ ज़्यादा? पर जब कोई बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो फिर पाठ तक सीमित रह जाता कि पाठ सुना, कीर्तन सुना। ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतने भर के लिए बात नहीं थी, बात उससे और कुछ आगे। तो संधि काल को पकड़ना, संधि काल का वो समय का हो, वो श्वास का हो, प्रकृति का हो, उस संधि काल में, उस इंटरवल में वो जो एक गैर स्विच जो चेंज होता है, उसमें जागरूक हो जाना, उसमें देह श्वास मन का साक्षी हो जाना। इसी प्रकार आया वृत्तियों की संधि। जैसे एक विचार उठा, फिर वो लीन हुआ, फिर दूसरा उठा, फिर लीन हुआ। तो एक ही वृत्ति बराबर तो नहीं चल रही, एक ही वृत्ति तो बराबर नहीं चलती। तो एक विचार उठता है, एक विचार जाता है, फिर दूसरा आता है। तो इसका मतलब दो विचारों के बीच में भी तो एक गैप होना चाहिए। उस गैप को समझना, उस गैप को पकड़ना। हम कितना ही कहें कि नहीं नहीं हमारे तो बड़े तेज विचार आते हैं, चाहे कितनी ही गति से आ रहे हो, तो भी उन विचारों के मध्य में एक इंटरवल हो, वो चाहे माइक्रोसेकंड का हो। It might be 1,000th second, fraction of that second, but still it is there. याद होगा ना, पीछे हमने बताया था क्षण। अब उस क्षण को पकड़ना, तो जागरूकता कितनी, चैतन्यता कितनी चाहिए, एकाग्रता कितनी चाहिए। अंगूठे के अग्रभाग का प्रकाशक भी सामान्य चेतन है। अंगूठे का अग्रभाग, अग्र माने आगे, अग्र माने बड़ा। तो आपके अंगूठे से लेके वृत्ति की संधि तक
और जागृत से स्वप्न की इन संधियों का भी प्रकाशक सामान्य चैतन्य है। कितनी बारीक बात हो रही। कहीं से शुरू करें। पर एकाग्रता साधने की जो पद्धति है, जब तक आप उसको ठीक से नहीं जानेंगे, तब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी। मोटे मोटे पर देखें तो अंगूठा, सूक्ष्म देखें तो आपकी हो गई वृत्ति। तो स्थूल हो कि सूक्ष्म हो, दोनों का ही प्रकाशक सामान्य चैतन्य, सामान्य चैतन्य।